हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके हिंदी व्याकरण से एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पहले की क्लासेस में वर्ण विचार को पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि जो वर्ण होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर आपने उसके प्रकार पढ़े, आपने स्वर और व्यंजन पढ़े और स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़ा था। अब हम लोग अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे वर्ण के बाद जो यूनिट आती है। हम जब किसी भाषा को पढ़ते हैं तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार हम ईंटों को मिलाकर मकान बनाते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे वर्णों से मिल करके भाषा का निर्माण होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। आपके पाठ का नाम है शब्द विचार। ठीक है, तो देखिए शब्द विचार पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। हमारे लिए इसका ज्ञान आवश्यक है कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली शर्त तो ये है कि शब्द बनने के लिए कम से कम दो वर्णों का होना आवश्यक है। जैसे हम कहें कि एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, ये दोनों वर्ण हैं, तो क्या अब हम इसको शब्द कह सकते हैं? तो यह एक शर्त को तो फॉलो करता है। दो शर्तें हैं यहाँ पर कि कम से कम दो वर्ण आपस में मिलेंगे तब शब्द बनेगा। लेकिन यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिले लेकिन यह शब्द नहीं बना। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। मतलब क्या है, जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे हम देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, यह लिखा है राम, इसका अपना अर्थ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए ये शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो शर्तें हैं शब्द के लिए, शब्द बनने के लिए दो शर्तें हैं। क्या कि कम से कम दो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलेंगे तब शब्द बनेगा। और दूसरी शर्त क्या है कि जब ये वर्ण मिलेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, अर्थ भी निकलना चाहिए। इस प्रकार अगर हम शब्द की परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन करके ये भी कर सकते हैं कि जैसा आपने वर्ण में पढ़ा था कि वर्ण क्या होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जो शब्द है, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। जैसे आपने वर्ण पढ़ा तो वर्ण का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द का क्या होता है, अपना अर्थ होता है। इसलिए शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द एक चीज है आपके पास शब्द और एक है आपके पास पद। दोनों में बेसिक डिफरेंस केवल इतना है कि जो शब्द है यह स्वतंत्र अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है। जैसे हम कहें राम,
तो राम क्या है? राम एक शब्द है। शब्द बनने के लिए जो आवश्यक शर्त है उसको फॉलो कर रहा है ये क्या? कि यह वर्णों का एक समूह है और क्या है? इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, दो शर्तें हैं, एक क्या होना चाहिए? वर्णों का समूह होना चाहिए, तो ये वर्णों का समूह है। और क्या? दूसरा क्या है कि इसका अर्थ निकलना चाहिए, तो इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो यह शब्द है। ठीक है, और ये कैसी सिचुएशन में है? यह स्वतंत्र अवस्था में है। ठीक है, पद क्या है? पद शब्द को ही कहते हैं, लेकिन यह जो पद है यह पद तब कहलाएगा, कोई शब्द पद तब कहलाता है जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहें राम घर जाता है। अब यहाँ पर जो राम है ये शब्द नहीं है, यह पद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत कर दिया गया है। अब यह कुछ शर्तों से बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो राम है यह किसी शर्त से बंधा हुआ नहीं है, यह स्वतंत्र अवस्था में है। तो जब शब्द स्वतंत्र अवस्था में होगा तब वह शब्द कहलाएगा, लेकिन जब वही शब्द वाक्य की शर्तों के साथ बंध जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के प्रकार, तो शब्द के प्रकार पढ़ने के लिए हमें कई सारे आधारों को देखना पड़ता है। आधार मीन्स क्या? आधार मीन्स बेस। हम किस बेसिस पर स्टडी करेंगे, हम किस बेस पर पढ़ेंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो जो हमारे पास पहला आधार है शब्द का वर्गीकरण करने के लिए, वह है उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति का आधार, तो उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कोई जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वह शब्द कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, वह शब्द कहाँ से निकला हुआ है। जब हम इस आधार पर पढ़ते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द। जो तीसरा प्रकार होता है उसे कहा जाता है देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा प्रकार कहलाता है विदेशी शब्द, चौथा प्रकार कहलाता है विदेशी शब्द। और जो 5वां प्रकार है उसको कहते हैं संकर शब्द। तो इस प्रकार अगर हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रकार है रचना के आधार पर। जो दूसरा आधार है, दूसरा आधार है रचना का, रचना या संरचना। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम संरचना भी कह सकते हैं। अर्थात हम जिस शब्द का वर्गीकरण जब हम इस आधार पर पढ़ते हैं तो हमारा बेस क्या होता है? स्ट्रक्चर, मतलब वो जो शब्द बना हुआ है वह कैसे बना हुआ है। जब हम इस आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ते हैं तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। दूसरा प्रकार होता है यौगिक शब्द का, यौगिक शब्द, दूसरा प्रकार यौगिक शब्द कहलाता है। और जो तीसरा प्रकार है उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तीसरा प्रकार योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार अगर हम रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखें तो रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अगला आधार है हमारे पास वाक्य के प्रकार पढ़ने के लिए, जो हमारे पास अगला आधार है वह है व्याकरणिक, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अर्थात जब हम किसी शब्द को व्याकरण के अंतर्गत प्रयोग करते हैं तो
कितने प्रकार होते हैं। जब हम किसी शब्द को व्याकरण के अंतर्गत प्रयोग करेंगे तो उसके कितने प्रकार होंगे। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया, चौथा प्रकार विशेषण कहलाता है, पांचवा प्रकार क्रिया विशेषण, छठा प्रकार संबंध बोधक, सातवां प्रकार समुच्चय बोधक कहलाता है, और आठवां प्रकार विस्मय बोधक कहलाता है, या इसी को हम विस्मयादि बोधक शब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। लेकिन जब हम रूप में परिवर्तन के आधार पर, रूप में होने वाले परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ते हैं, किस आधार पर? रूप में परिवर्तन, अर्थात कोई शब्द अपने रूप में चेंजिंग लाएगा कि नहीं, परिवर्तन करेगा कि नहीं, तो हम शब्द को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रकार कहलाता है विकारी शब्द और दूसरा प्रकार कहलाता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, और अविकारी शब्द वे होते हैं जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत फिर ये चारों प्रकार आ जाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अर्थात ये चारों आवश्यकतानुसार लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। जबकि अविकारी शब्द अपने रूप में परिवर्तन किन्हीं शर्तों पर नहीं करते, अर्थात लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, कारक बदलने पर और काल बदलने पर इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार व्याकरणिक प्रकार के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार, जबकि रूप में होने वाले परिवर्तन के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द को फिर से 4 भागों में विभाजित किया जाता है और अविकारी शब्द को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि एक आधार हमारे पास अभी भी है जिसके आधार पर हम वाक्य के प्रकार पढ़ते हैं, वह है अर्थ का आधार। अर्थात अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जैसे कि इसके अर्थ से ही पता चलता है, सार्थक मतलब सार्थक, एक ऐसा शब्द जिसके अंतर्गत अर्थ भी है, ठीक है, जिसका अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक है, निर का मतलब होता है बिना और अर्थ का मतलब अर्थ का, मतलब एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता है वह निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें रोटी वोटी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोटी क्या है, रोटी एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन वहीं पर जो वोटी है वह निरर्थक शब्द है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कुल इतने आधारों पर शब्द के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब हमने जितने भी प्रकार पढ़े हैं, हम इन सभी आधारों पर वाक्य के प्रकारों को विस्तार में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।